हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियोइड देख लिया था एंड इसके अंदर के बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है, ये किस में मिलता है हमको, इन सम बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया में हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के DNA मिल रहे थे, याद है। हम लोगों ने एक को बोला था प्लाज्मिड और एक को बोला था न्यूक्लियोइड। हमको न्यूक्लियोइड कुछ ऐसे मिल रहा था स्पाइरल शेप्स में, जबकि न्यूक्लियोइड हमको कैसा प्लाज्मिड हमको कैसा मिलता था, ऐसे सर्कुलर शेप में, डबल मेम्ब्रेनेड स्ट्रक्चर। तो ये क्या रहता है, सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है एंड कैसा रहता है, सर्कुलर। कैसा रहता है, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल बोलते हैं, क्योंकि ये क्रोमोजोम्स बेसिकली जो हमारे पास न्यूक्लियोइड है, ये फर्दर फोल्ड होके क्या बनाता है, क्रोमोजोम। ये फर्दर फोल्ड होके क्या बनाएगा, क्रोमोजोम, ठीक है। जबकि हमारा जो सर्कुलर DNA है, जिसको हम लोगों ने प्लाज्मिड बोला है, ये क्रोमोजोम का पार्ट नहीं होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद से खुद को क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। एंड एडिशनल जीन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास मेन जीन या फिर जीनोमिक DNA हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था न्यूक्लियोइड। तो ये हमारे पास क्या होता है, एडिशनल जीन। एंड नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। सेल को जिंदा रहने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लाज्मिड्स के टाइप। पहला हमारे पास कौन सा है प्लाज्मिड का टाइप, TI प्लाज्मिड। पहला हमारे पास प्लाज्मिड का टाइप कौन सा है, TI प्लाज्मिड, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, क्लियर। अब ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, इसको अगर हम लोग एग्रोबैक्टीरियम में, एक बैक्टीरिया लेके एग्रोबैक्टीरियम मतलब हम लोग इन्वायरमेंट बना के उसके अंदर अगर इसको रखें, तो वहाँ पे ये क्या करता है, ट्यूमर को रोकने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास के एन, ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट कर रहा है। दूसरा इसका टाइप क्या होता है, आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस प्लाज्मिड, मतलब ये किसी चीज़ को बढ़ने से रोकता है। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी में अगर हम लोगों ने प्लाज्मिड को लगा दिया, बैक्टीरियल बीमारी है, तो ये क्या करेगा, उसको रेसिस्ट करेगा, उसको बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। जैसे हम लोग मान लीजिए एक पेट्री डिश ले लिए हैं, ग्लास स्लाइड का एक पेट्री डिश लिए है, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके सर्च किया जाता है, ठीक है। तो इस पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, कुछ एंटीबायोटिक्स लिया हुआ है। एंटीबायोटिक का काम क्या रहता है, बैक्टीरिया को किल करना। लेकिन अगर यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसमें अगर आर प्लाज्मिड होगा, तो ये जो एंटीबायोटिक है उसका सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के उसको मार नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, उसको रेसिस्ट करता है, बैक्टीरिया को किल नहीं होने देगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसमें साइनोबैक्टीरिया के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टोक, ऑसिलाटोरिया, एनाबिना एंड स्पाइरलम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी प्लाज्मिड, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, डी जेनरेटिव प्लाज्मिड। डी प्लाज्मिड या फिर डी जेनरेटिव प्लाज्मिड। अब ये कहाँ पे मिलता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर शिप। मतलब कई बार देखे रहेंगे कि बहुत अगर हैवी चीज़ें हैं उनको हमको ट्रांसपोर्ट करना है एक देश से दूसरे देश, तो मेनली हम लोग बड़े बड़े जहाज़ से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर जहाज़ से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कई बार ऐसा केस आता है कि जहाज़ का जो ऑयल होता है, वो क्या करता है, स्प्रेड करता है। ऑयल क्या हो जाता है, स्प्रेड करता है, ठीक है, पानी के अंदर स्प्रेड करता है। तो लेकिन अगर पानी के अंदर स्प्रेड करेगा तो वो पानी को क्या कर सकता है, गंदा कर सकता है। तो ऑयल को स्पिल मतलब बढ़ने से रोकने के लिए हम लोग उसमें क्या इंक्लूड कर देते हैं, प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड, डीजेनरेटिव प्लाज्मिड। अब डीजेनरेटिव प्लाज्मिड क्या करता है, डीजेनरेटिव डीजेनरेटिव प्लाज्मिड ये क्या करेगा, जो ऑयल एक्सपिल हुआ है, जो ऑयल स्पिल हुआ है, बहा हो वहाँ पे, उसको डिग्रेड करता है। डिग्रेड मतलब उसको सड़ा देगा, खा के क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा।
और ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है मेनली करके, इसका एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल हमको क्या मिल सकता है, बायो रेमेडीज़। इकोलॉजी के अंदर हमको मिलेगा ये चीज़, बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग क्या करते हैं, रेमेडिएशन मतलब सुधार करते हैं, ठीक है। और ये बायोलॉजिकली हमारे पास क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और ये हमको कहाँ पे मिलने वाला है, इकोलॉजी वाले चैप्टर में, जो कि आपको मिलेगा 12th के अंदर। तो इनका काम क्या रहता है, डीजेनरेटिव प्लाज्मिड्स का किसी भी चीज़ को डिग्रेड करना, ख़त्म करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मिड क्या है, एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड को हम लोगों ने क्या बोला है यहाँ पे, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। मतलब ये रिप्रोडक्शन में क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। इसका काम क्या रहता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्योंकि हम लोगों ने पिलाई देखा था, जो पिलाई था ये क्या करता था, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के एक जीनोमिक डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या कर रहा था, भेज रहा था। तो ऐसा ही यहाँ पे जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड रहता है, ये क्या करता है, F1 प्लाज्मिड को बना के उसको क्या करेगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू दूसरे में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। जिसके वजह से क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड रहता है वो क्या करता है, दूसरे में चला जाता है। जिसके वजह से ये क्या कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी एफ प्लाज्मिड का काम कहाँ रहता है, जहाँ पे हम लोगों को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना रहता है बैक्टीरियाज को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, राइबोसोम। एंड राइबोसोम को हम लोगों ने क्या बोला था, यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये प्रोकैरियोट्स में भी मिल रहा है एंड यूकैरियोट्स में, जिसके वजह से हम लोगों ने क्या बोला था इसको, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। दिस ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, और इसी के वजह से हम लोगों ने इसको क्या बोला था कि ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दीज ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट विदाउट द मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग या फिर मेम्ब्रेन नहीं लगा रहता है, ये क्या रहता है, विदाउट मेम्ब्रेन का ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता रहता है। एंड इसका साइज कैसा रहता है, प्रोकैरियोट के अंदर लगभग 15 टू 20 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ को हम लोग क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। 10⁻⁹ को हम लोग क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, ठीक है। तो ये क्या रहता है, माइक्रोमीटर। यानी 10⁻⁶ को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। इसके अलावा हमारे पास क्या रहता है, एमएम, मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ मतलब अगर इसका साइज अगर 10⁻³ है, मतलब यूकैरियोटिक के अंदर ये किस में मिलने वाला है, मिलीमीटर में। जबकि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ये किस में मिलता है हम लोगों को, नैनोमीटर में। और साइज कितना होता है, नियर अबाउट 10 to 15 नैनोमीटर का। क्लियर। एंड इसके अंदर बहुत सारी ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म है। ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स समझ सकते हैं क्लियरली। नेक्स्ट, दिस आर द स्मॉलर ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर। ग्रेन्यूल्स का मतलब हम लोगों ने क्या बोला, स्मॉलर पार्टिकल हम लोग समझ सकते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे। अगर चाय का पत्ता आप लोगों ने देखा होगा तो चाय के पत्ते में से क्या निकलता है, चाय पत्ती जो छोटी वाली एकदम काली काली जो छोटी रहती है, कुछ ऐसे ही ये क्या रहते हैं, ग्रेन्यूल्स बने रहते हैं, ठीक है। एंड इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और राइबो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइबोज को। एंड इसके पास न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब ये बना किसका रहता है, आरएनए का एंड राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म, आर का मतलब ही क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, और उसके साथ क्या मिला रहता है, प्रोटीन, जिसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लेड पार्टिकल, क्योंकि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, जॉर्ज प्लेड ने। और इन्हीं प्लेड मतलब जो साइंटिस्ट थे उनके नाम के ऊपर ही हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, प्लेड पार्टिकल। और कब डिस्कवर्ड किया था इन्होंने, 1953 में। इन प्रोकैरियोट इट इज़ 70 एस टाइप। अब ये जो एस है, एस का मतलब हम लोग आगे जानेंगे। ये एस क्या रहता है, रिप्रेजेंट करता है इसकी डेंसिटी को
एंड इसके साइज को, मतलब ये क्या रहता है, एक मेजरिंग यूनिट है जो राइबोसोम को मेजर करने में काम आता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरियास होते हैं, उसमें राइबोसोम कैसे मिलता है 70s टाइप का, जबकि यूकैरियोट्स में कैसा मिलता है 70s माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा रहता है 70s। लेकिन 80s क्या मिलता है ईआर में, बाकी के ऑर्गेनल्स में। क्लियरली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। अब ये जो 70s टाइप है ये दो यूनिट से मिलकर बना रहता है, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट। क्लियर। अब ये जो स्मॉलर यूनिट होती है इसके अंदर आरआरएनए कैसा रहता है 16s टाइप का, और इसके अंदर जो बेस पेयर्स रहता है ना, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीएनए, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीएनए। तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बना है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड से, तो उसके पास अपने कुछ बेस पेयर्स होंगे। तो बेस पेयर की क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन कितना है 21, एंड यहाँ पे प्रोटीन कितना रहता है अपना 31। एंड इसके पास हमारे पास क्या है, एक रहता है 20s3 टाइप्स का आर आर एन ए, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है 5s टाइप का। एंड लार्ज सब यूनिट हमारे पास कितना होता है 50, एंड स्मॉलर सब यूनिट कितना होता है 30s, और दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं 70s। अब यहाँ पे मैथमेटिकल हम लोग एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते कि 50 + 30 तो 80 होता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि 50 + 30 हमारे पास कौन सा होता है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है। एंड एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेजरमेंट, साइज एंड डेंसिटी। क्या कर रहा है एस का मतलब क्या है मेजरिंग यूनिट है जो क्या मेजर करता है साइज एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम। एंड एस को हम लोग बोलते क्या चीज़ है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। ये साइंटिस्ट के ही नाम पे रहता है जिन्होंने यूनिट इसका दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, इट डज नॉट मेजर द मास, मतलब ये जो एस है इसका साइज मेजर कर रहा है, डेंसिटी मेजर कर रहा है, बट इसका मास कभी नहीं मेजर करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम, और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम किससे मिलकर बना है 40 एंड 60s टाइप, जिसके अंदर स्मॉलर सब यूनिट कितना होता है 18s टाइप एंड 33 प्रोटीन से बना रहता है, एंड लार्जर सब यूनिट किससे बना रहता है 50 प्रोटीन्स एंड 20s टाइप, 5s टाइप एंड 5.8s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम से ही हम लोग प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम से ही हम लोग क्या करते हैं प्रोटीन बनाते हैं थ्रू द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो इसलिए हम लोग इसको और क्या बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री थ्रू द, और ये ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोसेस से ही हम लोग क्या बनाते हैं प्रोटीन, और इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला था प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये क्या कराता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प भी कराता है विद द हेल्प ऑफ mRNA। mRNA का मतलब क्या होता है मैसेंजर mRNA, क्योंकि हमारे पास RNA 3 टाइप के होते हैं tRNA, mRNA एंड rRNA, जिसमें से tRNA का काम क्या रहता है ट्रांसफ़र RNA, mRNA का मतलब क्या होता है मैसेंजर RNA, rRNA का मतलब क्या होता है राइबोसोमल RNA। तो जो rRNA रहता है ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करा रहा है, लेकिन जो mRNA रहता है उसके मदद से हेल्प कराता है। क्लियरली। ये हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन हम लोगों ने क्या किया है ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारे पास क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो डबल स्टैंडर्ड से हम लोग पहले mRNA यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाते हैं, और इसकी पोलैरिटी कैसे रहती है 5' to 3' की पोलैरिटी। एंड इस पे हम लोगों ने क्या रखा है राइबोसोम के इस साइड स्मॉलर यूनिट एंड इस साइड हमारे पास क्या है लार्जर सब यूनिट, एंड इन दोनों को आपस में बाइंड करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है Mg2+ आयंस की। ये क्या करता है बाइंडिंग में हेल्प करता है राइबोसोम को, दोनों यूनिट्स को किसके साथ बाइंडिंग करने में, ये जो mRNA है उसके साथ बाइंड करने में। क्लियरली। एंड मेनी राइबोसोम टुगेदर मेक द प्रोटीन एंड पॉलीसोम्स राइबोसोम, मतलब कई सारे ऐसे बहुत सारे राइबोसोम एक साथ मिल जाते हैं, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इंक्लूशन बॉडी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है इंक्लूशन बॉडी। अब इंक्लूशन बॉडी का काम क्या रहता है स्टोरेज करना, किसी भी ऑर्गेनल्स के अंदर इसका काम क्या रहता है इंक्लूशन बॉडी का स्टोरेज करना, और स्टोरेज किस में कर रहा है ये बैक्टीरियास के अंदर। एंड
प्रेजेंट विदाउट द मेम्ब्रेन, राइबोसोम भी हमारे पास विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ऐसे हमारे पास इंसुलेशन बॉडी भी क्या रहता है, विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। एंड ये भी क्या करता है, साइटोप्लाज्म में फ्लूड करते रहता है। एंड इसका मेन रोल ही क्या रहता है, और स्टोरेज करना, चाहे ग्लाइकोजन का स्टोर करे, स्टार्च को स्टोर करे, या फिर किसी अदर फॉर्म में। मतलब इसका बेसिक रोल ही क्या रहता है, किसी भी चीज़ को स्टोर करने का काम करता है। एंड ये क्या रहता है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब किसी चीज़ में ये डिसॉल्व नहीं हो सकता है। क्लियर। स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास कुछ इनसॉल्युबल्स यानी इनक्लोशन बॉडी है, जिसमें से हमारे पास एक क्या मिलता है, गैस वैक्यूल। अब ये जो गैस वैक्यूल होता है, ये क्या रहता है, मेम्ब्रेन रहता है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, बट नॉट मेड अप ऑफ लिपिड। इसका मेम्ब्रेन तो होता है, गैस वैक्यूल के पास ये मेम्ब्रेन तो है, बट ये मेम्ब्रेन लिपिड का नहीं बना है, क्योंकि बाकी के जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, वो किसके बना रहता है, आइदर लिपिड्स का ही बना रहता है एंड प्रोटीन्स का बना रहता है एंड सम अदर कंपाउंड्स, लेकिन मेन उसमें क्या रहता है, लिपिड। बट इसका जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये लिपिड का नहीं बना रहता है, किसी और चीज़ का बना रहता है। एंड गैस वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ इंक्लूशन बॉडी। टाइप्स ऑफ इंक्लूशन बॉडी, जिसमें से पहला हमारे पास क्या है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, दूसरा हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस ग्रेन्यूल्स, एंड तीसरा हमारे पास क्या है, सल्फर ग्रेन्यूल्स। एंड तीनों का काम क्या रहता है, स्टोरेज इन साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो स्टोरेज इन साइनोबैक्टीरिया है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स ही किसको स्टोर करता है, साइनोबैक्टीरिया। बाकी इन दोनों का स्टोरेज क्या रहता है, अलग टाइप्स के बैक्टीरियाज में हम लोग करते हैं, लेकिन तीनों का एक ही रोल क्या है, स्टोरेज। तीनों का रोल क्या है, स्टोरेज। ग्लाइकोजेंस भी हमारे पास होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, जिनका भी काम क्या रहता है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। एंड ये हमारे पास किस में रहते हैं, सब बैक्टीरिया। सब बैक्टीरियाज में ग्लाइकोजन नहीं रहता। जैसे हम लोग एनिमल्स है, तो हम लोगों के अंदर जो प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मेनली ग्लाइकोजन के पास में। तो हमारे पास जो रहता है, एनिमल्स के अंदर जो स्टोरेज रहता है, वो किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन के। एंड फंगस के अंदर भी स्टोरेज किस फॉर्म में रहने वाला है, ग्लाइकोजन के। जबकि प्लांट अपने पास स्टोरेज किसके तरफ रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। एंड एनिमल्स के अंदर यानी हमारे अंदर क्या रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग एक टिपिकल डायग्राम देख लेते हैं किसका, यूकैरियोटिक सेल का। अब ये बेसिक डायग्राम है किसका, एक यूकैरियोटिक सेल का। एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमको क्या क्या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हर एक स्ट्रक्चर का डिटेल, कि इसके अंदर किस चीज़ से बना हुआ है, इसका रोल क्या रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, काम क्या करता है। क्लियर। देखिए, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। एंड न्यूक्लियस के पास ये क्या है, कुछ डीएनए प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही। एंड ये क्या है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही क्या रहता है, फर्दर धीरे धीरे इनफोल्डिंग करके आउटर एक्सटेंशन बनाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एक होता है हमारे पास एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स जुड़ जाता है, राइबोसोम जुड़ जाता है, उस राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं जुड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइबोसोम, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही फ्लूट कर रहा है। साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, फ्लूट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का एक्सटेंशन फर्दर क्या होता है, जब इसके एनवेलप से बाहर निकल जाता है, इसके इन्वेलप से बाहर निकल जाता है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स बनाता है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेसिकल्स, ये भी स्टोरेज में बेसिकली आने वाला है। लाइसोसोम्स, एंटीबैक्टीरियल रहने वाले हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स, किसी भी चीज़ को इन्वेडर पार्टिकल को बाहर करना है, तो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट रहने वाला है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेरोक्सिसोम एंड साइटोप्लाज्म, जिसमें ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, फ्लूट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी का मतलब आधा, ठीक है, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑल सेल्स, हर सेल के अंदर जितने भी तुम्हारे पास सेल रहेंगे, चाहे वो कोई भी टाइप का सेल हो, चाहे वो मसल सेल हो, लिवर सेल हो, गैस्ट्रिक सेल हो, नर्व सेल हो, हर एक सेल के पास अपना साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का अपना एक स्पेशल रोल रहता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड केमिकली रिएक्शंस अकर हियर एंड कीप सेल एक्टिविटी लिविंग, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होने वाले वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और ये रिएक्शन होते क्यों हैं, ताकि जो हमारा सेल है वो क्या रहे, जिंदा रहे। जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एनर्जी, और एनर्जी हमको किससे मिलता है, सेल रिएक्शन से। तो वहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होता कहाँ पे है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, पूरा का पूरा वॉल्यूम इस सेल का क्या करता है, साइटोप्लाज्म भी क्या करता है, रखा रहता है। एंड सेलुलर एक्टिविटीज़ अकर हियर, जितने भी सेल के अंदर रिएक्शन होने वाला, एक्टिविटीज़ होने वाला, बनने वाला है, प्रोटीन बने या फिर वैक्यूल्स बने, फूड वैक्यूल्स बने, वो हर एक चीज़ कहाँ पे रहने वाला है, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब इनको भी हम लोगों को स्पेशली अलग अलग करके डायग्राम्स देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या हमको प्रेजेंट हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेल्स। अब जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनेल्स देखा है, चाहे वो पेरोक्सिसोम हो, वैक्यूल्स हो, लाइसोसोम हो, वेसिकल हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसको पढ़ने का तरीका क्या है। हम लोगों ने ऑर्गेनेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक को हम लोगों ने बोला है विदाउट मेम्ब्रेन एंड दूसरे को बोला है विद मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन हमको क्या क्या प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल्स एक ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर मिलता है। और ये सेंट्रियोल्स हमको मिलेगा कहाँ पे, जब हम लोग सेल डिवीजन करेंगे तो सेल डिवीजन में हमको मिलने वाला है सेंट्रियोल्स, क्लियरली। नेक्स्ट हमारे पास है विद मेम्ब्रेन। विद मेम्ब्रेन हमारे पास क्या रहता है, हो सकता है वो सिंगल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो या फिर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में हमको क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंड सिंगल मेम्ब्रेन में हमको क्या मिलता है, फ्लैजिला, सीलिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब के सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग और क्या बोल रहे थे, पावर हाउस ऑफ सेल। किसी भी सेल को रिक्वायरमेंट रहती है तो वो सेल को एनर्जी कौन पहुंचाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पहुंचाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या प्रेजेंट रहने वाला, एटीपी, क्योंकि इसके मेम्ब्रेन के ऊपर चलने वाला रहता है हमारे पास कुछ रेस्पिरेशन से, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कुछ साइकिल्स चलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईटीएस या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ईटीएस या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, जो कि पहले ग्लाइकोलाइसिस देन लिंक रिएक्शन, उसके बाद हमको क्या मिलने वाला है, ईटीएस, क्लियर। तो इसको हम लोगों ने बोला है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म रहने वाला है उसको हम लोगों ने बोला है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, एंड ये हमारे पास क्या रहता है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे क्या करता है, ऐसे इनफोल्डिंग कर लेता है, और इन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टिए। ये जो इन फोल्डिंग्स है, इन फोल्डिंग्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टिए। और इसका रोल क्या रहता है, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कराना। क्रिस्टिए का रोल क्या रहता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराना, ताकि वो अपना परफॉर्मेशन थोड़ा सा बढ़ा सके। एंड आउटर मेम्ब्रेन जो रहता है, ये आउटर मेम्ब्रेन क्या रहता है, परमिएबल रहता है। और आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल, बहुत ही ज़्यादा परमिएबल, मोर परमिएबल रहता है, बिकॉज लार्ज पोर्स, जिसके पास क्या रहते हैं, कुछ पोर्स रहते हैं। पोर्स का मतलब छोटे छोटे माइन्यूट क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं, पोर्स रहते हैं। और उन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोरिन्स। पोर्स का नाम क्या रहता है, पोरिन्स। एंड ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन किसके बने रहते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन के। हम लोगों ने पहले ही बोला था
जितने भी हमारे पास मेम्ब्रेन रहते हैं वो किसके बेसिकली बने रहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स या फिर प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के। लेकिन हमारे पास जो वेसिकल था उसका जो मेम्ब्रेन था वो लिपिड का नहीं बना रहता है। क्लियर। नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन के पास क्या चलने वाला है, ईटीएस साइकिल, और ये रिच इन प्रोटीन रहता है एंड लेस परमिएबल रहता है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर। एंड अमाउंट में वेरी इन डिफरेंट सेल्स, अमाउंट में वेरी, जो मैट्रिक्स का अमाउंट रहता है वो क्या करता है, मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन है ये जितने में मेम्ब्रेन बनेंगे सब में इनका कंसंट्रेशन अमाउंट क्या रहता है, वेरी करता है। हो सकता है किसी में फॉस्फेट ज़्यादा हो, किसी में प्रोटीन ज़्यादा हो, तो ऐसे इन लोगों का अमाउंट वेरी करेगा। लेकिन वो बेसिकली जो मेम्ब्रेन रहता है वो बना किसका रहता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो माइटोस का मतलब क्या होता है, थ्रेड, माइटोस वर्ड का मतलब क्या होता है, थ्रेड, एंड कॉन्ड्रिन का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स। तो ऐसे थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होमोजीनस डेंस मैट्रिक्स, होमोजीनस डेंस मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स का नाम क्या है, होमोजीनस डेंस मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट, इसके पास भी क्या रहता है, हेड एंड टेल रीजन, हेड एंड टेल रीजन। तो हेड जो रीजन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल या प्रोटीन, F1 प्रोटीन बोला जाता है, F1 प्रोटीन का बना रहता है तो पेरिफेरल हेड रहता है। पेरिफेरल मतलब ये बाहर की तरफ रहने वाला है। दूसरा हमारे पास क्या, इंटीग्रल प्रोटीन का क्या बना है, इसका टेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F0 चैनल। मतलब ये क्या करता है, जब एनर्जी बनाना रहता है तो ये जो हेड रहता है, ये हेड क्या करता है, F1 पार्टिकल की तरह मूव कर देता है, और जितनी बार ये मूव करता है, रोटेट करता है, उतने उतने वो एटीपी क्या करता है, रिलीज करता है। वो धीरे धीरे हम लोग आगे चल के देखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। अब ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है कि इसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। मतलब जो राइबोसोम रहते हैं इनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम एंड खुद का डीएनए होता है। क्लियर। तो इसके पास जो राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर क्लोरोप्लास्ट हो, उसके अंदर राइबोसोम कौन सा हमको मिलता है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, एंड इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। एंड इसका काम क्या रहता है, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, कौन सा, एरोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है। and it depends on the nucleus for the production of half protein and half protein prepared from their own। मतलब इसके पास अपना कुछ प्रोटीन था, क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम है, तो खुद के राइबोसोम की वजह से ये अपना आधा प्रोटीन क्या करता है, आधा प्रोटीन खुद बनाता है, और आधे प्रोटीन के लिए क्या करता है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहता है कि न्यूक्लियस के हेल्प से क्या करने वाला है, आधा प्रोटीन बनाएगा, और आधा प्रोटीन अपने राइबोसोम की मदद से बना देता है। ठीक है। स्टेन बाय द जेनस ग्रीन विजुअलाइज, मतलब अगर हमको माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका स्टेनिंग करना पड़ेगा, और स्टेनिंग किससे करना है, जेनस ग्रीन से। क्लियर। एंड नेक्स्ट, हम लोग इसको पहले ही बोला था कि पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। एंड इसके अलावा इसका शेप कैसा रहता है, सॉज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप। एंड साइज इसका क्या करता है, साइज एंड नंबर इसका वेरी करता है, मतलब फिक्स्ड नहीं रहता है कि वो जिस ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा उस ऑर्गेनेल, जो मतलब जॉन से टाइप का सेल रहेगा, गैस्ट्रिक सेल है, न्यूक्लियस सेल है, न्यूक्लियस गैस्ट्रिक सेल है, या फिर हमारे पास लीवर सेल है, थाई से मसल सेल है, मतलब जिस टाइप का सेल रहेगा उस सेल के हिसाब से इसका साइज एंड नंबर क्या करता है, वेरी करता है। क्योंकि हमारे पास हर जगह पे फिजिकल एक्टिविटीज़ का जो रूल रहता है वो अलग रहता है। जैसे हमारे मसल सेल्स रहते हैं, तो जितने भी मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स का एक्टिविटी ज़्यादा रहता है, तो मसल सेल्स के अंदर हमको माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा मिलने वाला है, साइज उसका क्या मिलने वाला है, बड़ा मिलने वाला है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या था टॉपिक, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमको सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने
जब बैक्टीरिया का देखा था तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन किया था, तो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट किया था। अब हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को बनाने के लिए कुछ मॉडल्स आए थे, और ये मॉडल दिया किसने किसने दिया था, देखिए। मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये मॉडल का मतलब क्या है कि जो लिपिड है और प्रोटीन है वो आपस में अरेंज कैसे हैं, और अरेंज कैसे हो के वो लोग क्या कर रहे हैं, एक मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। मतलब एक मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम लोगों ने बोला था कि हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की, और हम लोगों ने बोला था कि इनका कंसंट्रेशन, इसका अमाउंट क्या करता है, वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो कंसंट्रेशन इसका वेरी कर रहा है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था, कई अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप का क्या दिया हुआ था, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया था। जिसमें से हम लोग पहले साइंटिस्ट की अगर बात करें तो उनका नाम क्या था, डैनियल एंड डेविडसन, डैनियल एंड डेविसन। इन्होंने क्या दिया था, सैंडविच मॉडल दिया था। इनके मॉडल का नाम क्या था, सैंडविच मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट कौन से हैं, रॉबर्टसन, रॉबर्टसन। इन्होंने क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इनके मॉडल का नाम क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जो हम लोगों ने अभी देखा था, सिंगर एंड निकोलसन का। इसके बाद हमारे पास क्या आए थे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लेके, फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। बट ये जो मेम्ब्रेन का दिया था, इसको हम लोगों ने कॉसी फ्लूइड भी बोला है। जैसे हम लोगों ने क्या बोला, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एंड इसका मेम्ब्रेन का हम लोगों ने बोला था कॉसी फ्लूइड। मेम्ब्रेन इज कॉसी फ्लूइड, मेम्ब्रेन is quasi fluid, not solid completely। मतलब ये पूरी तरीके से क्या था, सॉलिड नहीं था ना पूरी तरीके से लिक्विड था, मतलब ये कुछ जेली टाइप का था, इसलिए हम लोगों ने बोला इसको क्वासी फ्लूइड, जेली लाइक, नॉट लिक्विड कंप्लीटली। एंड इसके पास हम लोगों ने बोला था कि कुछ चैनल्स प्रेजेंट रहते थे, और चैनल्स का काम क्या रहता था, जो चैनल्स रहते थे वो लेटरल मूवमेंट को पॉसिबल करवाते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हेड है, ठीक है, लिपिड का हेड है, और ये क्या है, लिपिड्स के टेल्स हैं, क्लियर। एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते थे, कुछ चैनल्स प्रेजेंट रहते थे जिसके थ्रू ऑर्गेनेल्स आ या जा सकते थे। इनको हम लोगों ने क्या बोला है, चैनल्स, जो कि क्या कराते थे, मूवमेंट में हैंड करवाते थे। क्योंकि ये जो चैनल्स बने रहते थे, ये किसके बने रहते थे, प्रोटीन्स के, और इनका काम क्या रहता था, लेटरल मूवमेंट को पॉसिबल कराना, लेटरल मूवमेंट को पॉसिबल कराना, ठीक है। और इसकी, इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते थे, फ्लूइडिटी। इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों ने
बहुत सारे टाइप के अलग अलग मेम्ब्रेन सिस्टम पड़े थे। तो इसमें जो मेम्ब्रेन में से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट भी हम लोगों के पास बहुत अलग अलग टाइप का था। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोगों ने टाइप ऑफ प्रोटीन, जैसे हम लोगों ने एस ऑफ एक्सटेंशन के टाइप पे हम लोगों ने प्रोटीन को डिवाइड किया था, ऐसे हम लोग फंक्शंस के बेसिस पे क्या करते हैं, प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, हेड, इसके बीच में हम लोगों ने लगा दिया है प्रोटीन का एक चैनल, क्लियर। यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखा है एक और प्रोटीन का चैनल। ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। इसको हम लोगों ने क्या बोला, पंप। एंड इसके बीच में हार्मोन बाइंड्स भी करते हैं। तो हार्मोन्स बाइंड करने के लिए हमको साइड प्रोवाइड करना पड़ता है, और ये क्या करते हैं, एटीपी को ब्रेक डाउन कराते हैं, एटीपी का ब्रेक डाउन करवाते हैं प्रेशर मतलब जो ग्रेडियंट रहता है उसको बनाने के लिए, कि अंदर कौन आने वाला है कौन जाने वाला है उसके लिए। इसके अलावा इसमें हार्मोन्स भी लगे रहते हैं। हार्मोन बाइंड के लिए में हमारे पास क्या रहता है, साइट रहता है। और ये जो हार्मोन्स रहते हैं इसके साथ यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। यहाँ पे क्या लगे रहेंगे, कुछ रिसेप्टर्स। क्योंकि जो चेंज होगा, हार्मोनल चेंज जो आता है मेम्ब्रेन के अंदर, वो किसके लिए, इस रिसेप्टर्स में। मतलब जैसा रिसेप्टर इस हार्मोन के साथ जुड़ेगा ऐसा हमारे पास क्या आता है, चेंजेस आता है। क्योंकि हमारे पास ये क्या था, हमारा आउटर मेम्ब्रेन यानी एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, एंड ये हमारे पास सेल का इनर सरफेस था, तो इसको हम लोगों ने बोला था इनर सरफेस। तो जो चेंजेस आएगा वो हार्मोन लगाने की वजह से आता है। तो हार्मोन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगेंगे वो इनर साइड्स पे लगते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनने वाले, तो अंदर के तरफ से क्या रहता है, इसमें चेंजेस आता है, क्लियरली। तो ये हमारे पास क्या थे, ऑन द बेसिस पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कर दिया था। मतलब डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने क्या रखे थे, प्रोटीन्स के नाम। एंड इन लोगों का जो मेम्ब्रेन रहता है, इसका रोल क्या रहता है, काम क्या रहता है मेम्ब्रेन का, रोल ऑफ मेम्ब्रेन। इसका मेन काम क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट। मेन काम क्या रहता है इसका, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे, दोनों साइड पे, बोथ साइड। इधर के पार्टिकल को उधर करना, उधर के पार्टिकल को इधर करना। और ये क्या रहता है, इसका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। ठीक है, मेम्ब्रेन is in contact of outer environment। क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट इनर इन्वायरमेंट से दोनों क्या रहता है, कनेक्टेड क्या रहता है हमारे पास, मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन कनेक्ट है तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन करने वाला है, हमारे पास मेम्ब्रेन। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास अलग अलग टाइप का होता है। जैसे अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, तो हमारे पास कुछ बल्क में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि एक बार एक साथ अंदर चली जाए, तो हम लोग उसको बल्क ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। और कुछ में सेलेक्टिव चीज़ें, जैसे हमने बोलो कि यहाँ से सिर्फ हार्मोन पास होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक किसी चीज़ को हम लोग पास कर रहे हैं ना, तो हम लोगों के पास ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप का होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट एंड स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।